दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें मिलकर भारत को घुटनों पर ला देंगी और भारत चुपचाप हार मान लेगा। कभी किसी ने कल्पना की थी कि अमेरिकी धमकियों, चीनी चालबाजियों और वैश्विक संस्थाओं की काली भविष्यवाणियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाएगा। पर हुआ इसके ठीक उलट, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब हर तरफ से चेतावनियां दी जा रही थीं, जब विदेशी एजेंसियां कह रही थीं कि भारत की ग्रोथ रुक जाएगी, जब चीन ने आर्थिक दबाव बनाना शुरू किया और अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए, तब दुनिया को लगा कि भारत टिक नहीं पाएगा। मगर इसी अंधेरे में भारत ने अपने छिपे हुए पत्ते खोले। अचानक घरेलू उद्योगों को ऐसी ताकत मिली जो वैश्विक संकट के बीच भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने लगी। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन तक भारत ने ऐसी योजनाएं लागू की कि विरोधी स्तब्ध रह गए। IMF और वर्ल्ड बैंक, जो अब तक भारत को चेतावनियां देते नहीं थकते थे, मजबूर होकर रिपोर्टों में लिखने लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था अब केवल राइजिंग नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। कौन सा ऐसा गुप्त कदम था जिसने भारत को न सिर्फ बचाया बल्कि दुनिया की नई आर्थिक धुरी बना दिया। वैश्विक शक्तियों की नजरें अब भारत पर टिकी हैं, लेकिन असली सस्पेंस यही है कि भारत की इस अप्रत्याशित जीत के पीछे असल कहानी क्या है। क्या यह राजनीतिक रणनीति थी, घरेलू आत्मनिर्भरता की जादुई ताकत, या फिर किसी अदृश्य वैश्विक समीकरण का हिस्सा? दुनिया के पास सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम, और भारत के पास अब ताकत इतनी कि वह खुद तय करे कि आगे की शतरंज की बाजी किस ओर मुड़ेगी। अमेरिका अपनी आर्थिक धमकियों के साथ, चीन अपनी चालबाजियों और विस्तारवादी नीतियों के साथ, यूरोप अपनी कूटनीतिक चालों के साथ और वैश्विक वित्तीय संस्थाएं अपने काले भविष्यवाणी पत्रों के साथ मिलकर भारत को घुटनों पर ला देंगी और भारत चुपचाप हार मान लेगा। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि IMF की कठोर चेतावनियां, वर्ल्ड बैंक के निराशाजनक अनुमान और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के रिपोर्ट कार्ड भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़कर उसे एक बार फिर विकासशील देशों की लंबी कतार में पीछे धकेल देंगे? और अगर यह सब सच होता तो शायद भारत 21वीं सदी का सबसे बड़ा हारने वाला देश कहलाता। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। इतिहास ने करवट ली, परिदृश्य बदला और सारी वैश्विक चालें उस जगह जाकर ध्वस्त हो गईं जहां भारत ने अपने आत्मविश्वास, नवाचार और कूटनीतिक चातुर्य के दम पर दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह वही भारत था जिसके बारे में वॉशिंगटन की थिंक टैंकों में रात भर मीटिंग होती थी, बीजिंग के रणनीतिकार गुप्त दस्तावेज बनाते थे और ब्रुसेल्स की कॉन्फ्रेंसों में आर्थिक विफलता के सूत्र गिनाए जाते थे। कहते थे कि भारत की जनसंख्या बोझ बन जाएगी, बेरोजगारी विस्फोट करेगी, ऊर्जा संकट पैदा होगा और वित्तीय घाटा भारत को IMF के दरवाजे पर झुका देगा। लेकिन इन भविष्यवाणियों की बुनियाद रेत की दीवार की तरह ढह गई, क्योंकि भारत ने हर संकट को अवसर में बदला। अमेरिका ने सोचा कि प्रतिबंध लगाकर भारत को झुका लेगा, तेल खरीद पर अंकुश, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर रोक और डॉलर पर निर्भरता को हथियार बनाकर भारत को दबाने की कोशिश की गई। चीन ने सोचा कि सीमा पर दबाव बनाकर और आर्थिक बाजार में सस्ता माल भरकर भारत की इंडस्ट्री को तोड़ देगा। यूरोप ने सोचा कि जलवायु परिवर्तन और व्यापारिक टैरिफ के नाम पर भारत के निर्यात पर अंकुश लगा देगा। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने भविष्यवाणी की कि भारत की ग्रोथ दर 2 से 3% से ऊपर नहीं जा पाएगी और देश भारी ऋण के बोझ से दब जाएगा। लेकिन रहस्य यह था कि भारत ने इन सब का जवाब सीधे मैदान में उतरकर नहीं बल्कि परछाइयों में खेल कर दिया। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसने छोटे छोटे नवाचारों को वैश्विक ताकत में बदल दिया। गांव गांव में इंटरनेट पहुंचा, करोड़ों युवा डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल हुए और भारत एक ऐसा बाजार बन गया जहां तकनीकी क्रांति ने IMF की सभी गणनाओं को बेकार कर दिया। जबकि IMF मानता रहा कि भारत की डिजिटल ड्रीम केवल आंकड़ों का खेल है, हकीकत यह बनी कि आज दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक नेटवर्क भारत के पास है और उसकी वजह से गांव का किसान भी उसी वित्तीय तंत्र से जुड़ गया जिससे मुंबई का निवेशक जुड़ा है। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अमेरिका ने जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला कि वह रूसी तेल खरीद बंद करे, तब वैश्विक मीडिया में यह खबर चली कि भारत अब टूट जाएगा क्योंकि उसे सस्ती ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन भारत ने उलटा खेला, रूस से तेल खरीदकर न केवल अपनी जरूरतें पूरी की बल्कि उस तेल को प्रोसेस कर दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा कमाया। IMF और वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों ने माथा पकड़ा कि भारत की यह नीति कैसे काम कर रही है। डॉलर की पकड़ तोड़ने के लिए भारत ने रूस, खाड़ी देशों और अफ्रीका के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू किया। यह वही चाल थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की नींव हिला दी। चीन ने सोचा कि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भारत को चारों ओर से घेर लेगा, लेकिन भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड गठबंधन के जरिए चीन की घेराबंदी कर दी। खेल तब और गहरा हो गया जब जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हो गए और बीजिंग को पीछे हटना पड़ा। भारत ने अफ्रीका, खाड़ी और दक्षिण अमेरिका में निवेश बढ़ाकर यह दिखा दिया
कि उसका आर्थिक दायरा अब एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें कहती रहीं कि भारत में महंगाई बेकाबू होगी, बेरोजगारी फटेगी और विदेशी निवेश भाग जाएगा। लेकिन जब दुनिया ने देखा कि वैश्विक मंदी के बीच भी भारत में विदेशी कंपनियां निवेश करने के लिए लाइन लगा रही हैं, तब इन संस्थाओं की रिपोर्टें खुद अपनी साख खो बैठी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एप्पल सभी ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया और भारत टेक्नोलॉजी निर्माण का नया हब बन गया। खेल की पराकाष्ठा तब आई जब भारत ने अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया। डॉलर पर निर्भरता घटाकर रुपया रियाल, रुपया दिरहम और रुपया रूबल व्यापार शुरू किया गया। IMF, जिसने बार बार कहा था कि भारत की करेंसी कभी अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन पाएगी, उसी IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट में स्वीकार किया कि भारत का मॉडल अब विकासशील देशों के लिए मिसाल है। आज की स्थिति यह है कि भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसने अमेरिका की धमकियों, चीन की चालबाजियों और वैश्विक संस्थाओं की भविष्यवाणियों को ध्वस्त कर दिया। वर्ल्ड बैंक और IMF, जिन्हें कभी आर्थिक भविष्यवाणी के मसीहा माना जाता था, अब भारत के मॉडल को कॉपी करने की सलाह दे रहे हैं। यह वही भारत है जिसके बारे में कहा गया था कि 2020 तक यह गिर जाएगा, लेकिन 2030 आते आते यही भारत वही महाशक्ति बन गया है जिसका सपना उसके अपने ही नेताओं ने कभी देखा था। क्या आने वाले दशक में भारत पूरी तरह डॉलर वर्चस्व को चुनौती देगा? क्या चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं उस मुकाम पर रुक जाएंगी जहां भारत उनसे आगे निकल जाएगा? और क्या IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भारत के बिना कोई वैश्विक नीतियां बना पाएंगी? शायद इसका जवाब अभी छिपा हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब सारी ताकतें किसी को तोड़ने के लिए एकजुट हो जाएं और फिर भी वह देश पहले से कहीं अधिक मजबूती से खड़ा हो जाए, तो वह केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक विचार बन जाता है। भारत आज वही विचार बन चुका है। अटूट, अडिग और अदम्य। अगर आप भी भारत की इस जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वो दौर याद कीजिए जब पूरी दुनिया आर्थिक सुनामी के खौफ से कांप रही थी, जब अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन के बाद भारत पर खुलेआम दबाव बनाया जा रहा था, जब वॉशिंगटन से चेतावनी दी गई कि भारत से आने वाले हर उत्पाद पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जब बीजिंग अपनी चालबाजियों के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की साजिश कर रहा था, जब पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क भी भारत की मुश्किलों पर ठहाके लगा रहे थे, और जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक एजेंसियां रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकालकर कह रही थी कि भारत की विकास यात्रा अब खत्म हो चुकी है, उस अंधकार भरे समय में हर तरफ निराशा के बादल मंडरा रहे थे। भारत के ही नामचीन अर्थशास्त्री, जिनमें अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन जैसे बड़े नाम शामिल थे, एक सुर में कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थायी सुस्ती में फंस चुकी है। GDP की रफ्तार 9.5% से गिरकर 8.4% और फिर 6.5% से 5.6% तक पहुंच गई। इस गिरावट को देखकर दुनिया भर के पंडितों के लिए दूसरा GDP की अर्थव्यवस्था के लोगों को हो जाता। दुनिया भर के पंडितों ने कहा कि 5 GDP ने ऐलान कर दिया कि यह तो बस ट्रेलर है, असली पतन अभी बाकी है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट के अनुमानों को काट छांट कर घटा दिया। आलोचकों ने भारत को एक बीमार अर्थव्यवस्था करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, यही तो वो पल था जब भारत ने चुपचाप अपनी चाल चली। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी भनक ना बीजिंग को थी ना वॉशिंगटन को। यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उससे भी खतरनाक एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी, और इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया की बसात ही उलट दी। जनवरी से मार्च की तिमाही आते ही सरकारी आंकड़े सबके होश उड़ाने लगे। GDP ने अचानक 7.4% की रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली। यह वह आंकड़ा था जिसने हर भविष्यवाणी को ध्वस्त कर दिया, और जब अप्रैल से जून का आंकड़ा आया तो पूरी दुनिया के माथे पर पसीना छूट गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रही थी। आलोचक जो भारत को बीमार अर्थव्यवस्था कह रहे थे, वहीं लोग रातों रात इसे चमत्कारिक अर्थव्यवस्था कहने लगे। जब सालाना औसत निकाला गया तो 7.85% की ग्रोथ दर ने IMF और वर्ल्ड बैंक की सारी गणनाओं को कचरे की टोकरी में फेंक दिया। अब सवाल उठने लगे, यह करिश्मा हुआ कैसे? वो भी तब जब सुब्रमण्यम जैसे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि खपत, निवेश और निर्यात सब कमजोर है। जवाब छिपा था भारत की जड़ों में। पहला झटका आया खपत से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी PFSC 7.2% की रफ्तार से बढ़ा। इसका साफ मतलब था कि आम आदमी निराश नहीं था, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, खर्च कर रहा था और बाजारों में नकदी की धार बह रही थी। मंदी की तो हवा भी नहीं थी। दूसरा झटका निवेश से आया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी GFCF 7.12% की दर से बढ़ा। इसका मतलब साफ था कि न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी निवेशक भी
भारत की विकास कहानी पर दाव लगा रहे थे। देश में नई फैक्ट्रियां लग रही थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतर रहे थे और करोड़ों रोजगार बन रहे थे। निवेश की यह लहर भारत की रीढ़ को इतना मजबूत कर रही थी कि किसी भी संकट की आंधी उसे हिला नहीं सकती थी। लेकिन असली खेल तो निर्यात में हुआ। जब ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी तो आलोचकों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का निर्यात क्षेत्र अब धराशायी हो जाएगा। शुरुआती आंकड़े भी यही कहानी बता रहे थे। भारत का गुड्स एक्सपोर्ट लगभग स्थिर था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। भारत ने माल के बजाय सेवाओं के निर्यात पर पूरा जोर लगा दिया। सेवाओं का निर्यात यानी इट सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल सर्विस ने 13% की बिजली जैसी रफ्तार पकड़ी और कुछ ही सालों में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट उसके माल निर्यात के बराबर आ गया। यही था भारत का ब्रह्मास्त्र। चीन ने दशकों तक दुनिया की फैक्ट्री बनकर बाजार पर कब्जा किया, लेकिन वो कभी भी सेवाओं का बादशाह नहीं बन सका। भारत ने उसी खाली जगह को बनाया और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर का सम्राट बन बैठा। यहीं से वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा। अब अमेरिका और चीन समझने लगे कि भारत को रोकना इतना आसान नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक को मानना पड़ा कि भारत का मॉडल सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्थिर भी है, क्योंकि इस बार भारत ने 2000 के दशक वाली गलती नहीं की थी। उस समय बैंकों ने अंधाधुंध कर्ज बांटे, उद्योगपतियों ने अव्यवहारिक प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ों रुपए डुबो दिए और अंत में पूरा बैंकिंग सेक्टर संकट में डूब गया। लेकिन इस बार सब कुछ प्लान के तहत सख्त नियमों और ठोस फैसलों पर आधारित था। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग शून्य पर आ गया, यानी जितना आयात हो रहा था उतना ही निर्यात भी पैसा देश के भीतर ही घूम रहा था। यह एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कर्जदार मुल्कों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। जब यह देश IMF से चंद अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, भारत मजबूती से अपनी शर्तों पर खड़ा था। अब बड़ा सवाल सामने आया, भविष्य में क्या होगा? क्या अमेरिकी टैरिफ भारत को रोक पाएगा? जब विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण किया तो जो सच सामने आया उसने वॉशिंगटन के भी होश उड़ा दिए। पाया गया कि यदि अमेरिका भारत से आने वाले हर उत्पाद पर 50% टैरिफ भी लगा दे तो भारत की GDP पर मात्र 0.5% का असर पड़ेगा। इसका मतलब साफ था कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा। उसने यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने बाजार तैयार कर लिए थे। यह था नया भारत, एक ऐसा भारत जो अब किसी की शर्तों पर नहीं चलता बल्कि पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता है। आलोचकों ने भारत को कमजोर समझा, दुश्मनों ने भारत के पतन का जश्न मनाया, लेकिन भारत ने पलटवार करके साबित कर दिया कि उसकी असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, आज हमने आपको भारत की उस आर्थिक कहानी से रूबरू कराया जिसे कभी दुनिया ने नामुमकिन समझा था। वह भारत जिसे कुछ साल पहले तक बीमार अर्थव्यवस्था कहकर मजाक बनाया जा रहा था, आज वही भारत वैश्विक मंच पर सबसे ताकतवर खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियां जिन्होंने कभी भारत की ग्रोथ को कम आंकने की कोशिश की थी, अब मजबूर होकर मान रही हैं कि भारत ही आने वाले दशकों का आर्थिक सुपर पावर है। अमेरिका की धमकियां बेअसर हो गई, चीन की चालबाजियां धरी की धरी रह गई और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो भारत के पतन का जश्न मनाने के सपने देख रहे थे, आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए IMF के दरवाजे खटखटा रहे हैं। भारत का बढ़ता हुआ वैश्विक महत्व उसकी सांस्कृतिक और सभ्यतागत ताकत से भी जुड़ा है। योग, आयुर्वेद दुनिया में भारत की एक सॉफ्ट पावर पहचान बनाई है, लेकिन इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की दर्शन आधारित कूटनीति ने भी भारत की छवि को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, हरित ऊर्जा और ग्लोबल हेल्थ के मुद्दों पर भारत की पहल ने यह दर्शाया है कि वह केवल अपने हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करना चाहता है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत की यह स्थिति और भी मजबूत होने वाली है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत आने वाले दशक में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक $1 ट्रिलियन से अधिक की होगी और उसका रक्षा उद्योग न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि बड़े पैमाने पर निर्यात करने में सक्षम होगा। उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी तकनीकी शक्ति, उसकी कूटनीतिक संतुलन कला और उसकी सांस्कृतिक विरासत, ये सभी मिलकर उसे 21वीं सदी की निर्णायक शक्ति बनाते हैं। यह कोई सपना नहीं बल्कि वह यथार्थ है जिसे अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस, खाड़ी देश और अफ्रीका सभी अपनी अपनी रणनीतियों में महसूस कर रहे हैं। हर बीतते दिन के साथ यह सच्चाई और गहरी होती जा रही है कि भारत की भागीदारी के बिना न तो वैश्विक विकास संभव है, न ही वैश्विक स्थिरता। इस प्रकार दिल्ली आज केवल भारत की राजधानी नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।